जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और मेरे साथ मौजूद हैं जावेद रहमान। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से अकबर बाजवा। अकबर बाजवा एंकर हैं, क्राइम रिपोर्टिंग करते रहे हैं। आज हम थोड़ी-सी बात करना चाहते हैं जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत में एक मुसलसल उनका शिकवा रहा है कि ब्यूरोक्रेसी हमारे साथ ताउन नहीं करती। उसकी वजूहात क्या हैं? ब्यूरोक्रेसी के एंड पे क्या शिकायत है? हुकूमत के अंदर इस किस किस्म की कार्रवाई हो रही है? क्योंकि हमने देखा डॉक्टर इशरत हुसैन तकरीबन 3 साल मुशीर रहे सिविल सर्विस रिफॉर्म्स के वजीर आजम के, लेकिन उसके बाद अब वो घर चले गए हैं और हमें नहीं पता कि उन रिफॉर्म्स का क्या हो रहा है। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज वक्त दिया। मैं आपसे शुरू करता हूँ जावेद, आप ये बताएं कि आप भी यकीनन ये शिकवा वजीर आजम साहब से सुनते रहते हैं बार बार, उनकी काबीना से भी, कि ब्यूरोक्रेसी हमारे साथ ताउन नहीं करती, हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये शरीफों के ज़ेरे असर है वगैरह वगैरह। तो आपको क्या लगता है कि इस शिकवे में कुछ हकीकत है? असल सूरत हाल क्या है? जी, बहुत शुक्रिया। ब्यूरोक्रेसी जो है इस वक्त पंजाब की अगर हम बात करें, वो खौफ का शिकार है। हम्म। और वो खौफ जो है वो बकायदा नजर आता है। वो हम्म। खौफ किस तरह नजर आता है? वो सुर्ख फीते की नजर की सूरत में नजर आता है, जो रेड टैपिज्म हो चुका है। हम्म। अच्छा, उसकी वजूहात क्या हैं? ट्रांसफर, पोस्टिंग और आए दिनों जो रीशफलिंग है, हम्म। उसके रिकॉर्ड बन चुके हैं। हम्म। वो उसके बाद हम कुछ देर बाद बात करेंगे कि कितने कितने रिकॉर्ड इसमें बन चुके हैं। हम्म। और दूसरा ये है कि नैब जदगान अफसरान जो है, जिन्होंने पेशियां भुगती हैं 2.5 2.5 साल, दो हम्म। दो साल, 1.5 1.5 साल, और वो उसके बाद वो क्लीन चिटें भी ले गए, लेकिन उसके बावजूद जो उनको देख कर जो दूसरे अफसरान हैं वो कहीं हाथ डालने से डर रहे हैं कि और ये इसमें काम करें। दो बहुत बड़े केस जो है जो प्रोमिनेंट हुए वो फवाद हसन फवाद का और राहत चीमा का था, जिस पर बहुत शोर मचा, बहुत हाइप बनी, लेकिन इवेंचुअली कुछ नहीं निकला। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे हुआ। अच्छा, उसके नुकसानात इसकी हर चीज के ऊपर, अब जैसे वेस्ट मैनेजमेंट ने पिछले दिनों एक बड़ी अजीबो गरीब किस्म की तजवीज दी। हम्म। उन्होंने कहा, और वो तजवीज देने जा रहे हैं अभी, ये हम्म। अनकरीब ऐसा कुछ है। इसके ऊपर मेरा ख्याल से वो हाईलाइट बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर ये तजवीज कोई खत लिखने के चक्रों में है। वो हम्म। खत लिख के लिखना चाह रहे हैं कि नैब जो है वो एक प्रोक्योरमेंट कमेटी बना दे, हम्म। वो हमें कोई मशीनरी दिया करे। हम खुद लेते हुए डरते हैं। हम्म। जब हम ले लेते सही। हैं तो हमें कहते हैं कि आ जाएं जी नैब के सामने, आपने लिया हम्म। इसमें, आपने इसमें खर्च कहाँ किया। वो कहते हैं जी आप हमें दे दें, वर्किंग हम कर लेंगे, एग्जीक्यूशन हम कर लेंगे। हम्म। अगर ये तजवीज आ जाती है, इस पे अमल दरामद होता है या नहीं होता ये बात की बात है, लेकिन ये तजवीज आना भी बहुत बड़ी बात है। मैं हम्म। तो ये सुन के बहुत हैरान हुआ। वैसे तो खुद एहतसाबी का इस हुकूमत में ये हाल है कि जो नैब में इन्होंने अभी अमेंडमेंट्स की हैं चंद माह पहले, उसमें काबीना के फैसलों को उससे निकाल दिया है कि काबीना के फैसलों पर नैब कोई एक्टिविटी नहीं कर सकती। तो अकबर साहब, आप जरा बताएं ना कि पंजाब की क्योंकि बात हो रही है और आप पंजाब में बैठे हैं और वो एक तरह से सेंटर है पावर का भी, इस्लामाबाद का रास्ता भी वहां से होकर जाता है, तो बुज़दार साहब मौजूद हैं वहां पे। और हमने देखा कि बारहा चीफ सेक्रेटरी तब्दील होते हैं, बारहा महकमों के सेक्रेटरी तब्दील होते हैं, आईजी तब्दील होते हैं, जो जैसे अभी जावेद कह रहे थे कि जिलों के अंदर तो जो ट्रांसफर पोस्टिंग्स है उसका तो शुमार ही अब खत्म हो गया कि कितनी कितनी दफा वो हम्म। चेंज हो चुके हैं। हालांकि इमरान खान साहब जो कंसिस्टेंसी है उसकी बात करते थे। तो आपको क्या लगता है कि मसला है क्या पंजाब में असल में? एक तो सर बात हो रही थी अभी नैब के हवाले से, हम्म। जो जावेद साहब कह रहे थे उसकी वजह से रेड टेपिज्म का शिकार हुई ब्यूरोक्रेसी। फवाद हसन फवाद चूंकि एक बड़ा केस उसमें आज चीमार को फवाद साहब के साथ मेरी 4-5 घंटे की मुलाकात 2 महीने पहले हुई। हम्म। हम कुछ दोस्त थे और वहां पे वो तशरीफ लाए और उन्होंने बड़े खुले दिल के साथ बड़े बड़े सख्त सवालों के जवाब दिए और बड़ी देर तक बैठे रहे और बड़ी तसल्ली हुई उसके अंदर। ये हम्म। बात तो उन्होंने खुद ऐलान की। अपने जूनियर्स का वो बता रहे थे कि कोई काम करने को तैयार नहीं है। हम्म। अपना उन्होंने बताया कि किस तरह से वो 18 महीने वहां पे रहे, निकला क्या उसके अंदर से, सो मच सो कि मतलब ही वाज कंपेल्ड टू इवन टेल अस कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, मेरी फैमिली कश्मीर में हम कितने अमीर लोग हैं और क्या मामला है, ये जो प्लाजे का मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं सारा कुछ। बीच में तो क्या था, खुल के उन्होंने बताया। उन्होंने कहा मुझे सिर्फ ये कह रहे थे कि वादा आप गवाह बन जाए नवाज शरीफ हम्म। के खिलाफ।
और वो नहीं हो सका सब मामला, तो वो तो एक वो चला, और उसकी वजह से इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अनअनाउंस्ड और कई केसेस में अनाउंस्ड पेन डाउन स्ट्राइक है ब्यूरोक्रेसी की। और मैं तो छोटी सी जिलों का, जैसे आपने कहा कि उसका तो कोई हिसाब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जिले की वैसे आपको एक एग्जांपल देना। हाँ, तो बुज़दार साहब का मैं आपको बताऊं कि मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो बुज़दार साहब के, उस्मान बुज़दार साहब के क्लास फेलो थे स्कूल के, और उन्हीं के एरिया से हैं वो। इस वक्त डीपीओ हैं, एक जिले में लगे हुए हैं, सियालकोट में वो डीपीओ लगे हुए थे। बुज़दार साहब वहां पर गए, और बुज़दार साहब ने सियालकोट का विजिट किया था जब ये इन्होंने वो कॉरिडोर खोला था, क्या नाम है, करतारपुर वाला। और उस दिन खबर आई कि जनाब डीसी भी फारग कर दिया बुज़दार साहब ने खड़े खड़े, और डीपीओ भी फारग कर दिया। तो वो मैंने उसी वक्त उन्हें फोन किया, वो यहाँ पे लाहौर आए, वो कहने लगे मैं रास्ते में हूँ, आके बात करेंगे। तो अब पुरानी बात हो गई है, तो और इसमें कोई आर भी नहीं है, क्योंकि अब तो वो बहुत खुल के उनके बारे में भी बात करते हैं, तो मैं इस वजह से शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर हुआ क्या है, कसरानी साहब मामला क्या बना है आपको, मतलब खड़े खड़े और आपके तो पुराने दोस्त हैं। तो कहने लगे यार यही मसला हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ ठीक था, मैं सिर्फ साथ जाके खड़ा हूँ और मैंने प्रॉपर प्रोटोकॉल ही पूरा दिया, और मैंने सिर्फ ऐसे इतना सा मैंने उनकी तरफ देख के स्माइल किया, और मैंने कहा और सर जी ठीक ठाक। थोड़ी सी फ्रैंकनेस का इजहार जो कि पुरानी थी वो किया है। उन्होंने जवाब नहीं दिया उसका आगे से सलाम का, और उसके बाद वो निकले, और उसके बाद उन्हें आगे के पैगम चलो कार निकले। देखें, फिर आदाब शाही का ख्याल तो रखा जाना चाहिए ना, वरना तो बड़ी मसला ये अच्छा, ये यहाँ से सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि ये छोटे से लेके ना, फिर इसके बाद सर ऊपर चले जाते हैं, तो आगे फिर बंदे को जरा अंदाजा होता है कि ब्रॉडर पिक्चर फिर क्या खुलती होगी। ये चाइनीज विस्पर चलती है सर यहाँ पे, इधर से कोई बात आती है, चलते चलते अच्छा पैसे भी चलते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। ट्रांसफर पोस्टिंग्स के ऊपर भी जावेद साहब भी जो बात कर रहे थे, जो अन्नी मचाई हुई है इन्होंने, और अब थोड़ा सा कहीं जाके रुका है, बहुत बहुत मिनिमल सा इफेक्ट आया उसके अंदर, लेकिन अभी भी वो कहीं रुकने का नाम नहीं था ले रहा। पैसे पकड़ते हैं, और वो हम जानते हैं यहाँ पे लोगों को, जिन लोगों के साथ अच्छी दोस्ती है, सलाम दुआ है, रेट पे हुए में अपनी सीटें पकड़ते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं। अच्छा, फिर दूसरा कोई आके उनके कान में कोई बात कर जाता है, वो यहाँ से वो खान साहब तक, ये छोटे लेवल के हैं। बड़े लेवल पे आई कैन ओनली अज्यूम कि क्या होगा, कुछ ना कुछ वो निकालते हैं कि जनाब वो फलाना चीफ सेक्रेटरी था, वो महंगाई पे काबू नहीं था पा रहा, और फलाना चीफ सेक्रेटरी था, उसने इंतजामी उमूर खराब कर दिए थे। कोई ना कोई बहाना निकाल लेते हैं। असल में सिर्फ लेकिन सवाल यह है ना कि 2-4-6 महीने में आखिर उन्हें मौका ही कितना मिलता है मामलात को देखने का और करने का। ये टू बी फेयर हम सब ये जानते हैं कि हमारी ब्यूरोक्रेसी कोई आइडियल नहीं है, उसमें बहुत से मसाइल हैं, उसको ठीक होने की जरूरत है, एहतसाब की भी जरूरत है। लेकिन एहतसाब जिस तरीके से किया जा रहा है, क्या उसमें ड्यू प्रोसेस पूरा किया जा रहा है, क्या उसमें जो कवानीन है उनका ख्याल रखा जा रहा है, ये असल बात है जिसको देखने की जरूरत है। जैसे अभी एहतसाब तो सर है नहीं, एहतसाब तो है नहीं। मैं तो पहले इस बात को नहीं था मानता, लेकिन नाउ आई एम ब्लडी कन्विंस्ड कि ये विंडिक्टिवनेस है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, फिर मजे की बात ये है कि उन्हीं लोगों से बदले लेके वही टीम पूरी की पूरी एज इट इज उठा के, सिविल ब्यूरोक्रेसी भी और पुलिस भी, वो पूरी की पूरी यहाँ पे लगा भी दी है फिर पकड़, जिनको पहले कहते थे ये शहबाज शरीफ के लोग हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि हम इस स्पेसिफिक केस का तस्करा करें जो अभी हुआ है। इमरान खान साहब बार बार कहते रहे हैं कि हम मिसाल बनाएंगे और हम सजाएं देंगे, तो अब एक सजा उन्होंने दी है। जो साबिक डीआईजी ऑपरेशंस है लाहौर के डॉक्टर हैदर अशरफ, उनको मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया गया है, जो नए सर्विस कवानीन बनाए गए हैं उनके तहत। तो कुछ इस केस के बारे में आप बताएं, आपने इसको फॉलो किया है कि आपको लगता है कि उन पर इल्जामात दुरुस्त थे, ड्यू प्रोसेस फॉलो किया गया है, या इसमें कहीं झोल नजर आते हैं? ड्यू प्रोसेस क्या सर, प्रोसेस तो कहीं करीब करीब भी नहीं है उसमें। जावेद मेरा ख्याल है कुछ जी जावेद साहब। जी बाजवा साहब, एक वो आप इस केस के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा, ये जो सेमेस्टर सिस्टम चल रहा है ना, उसकी एवरेज है 6 से 8 माह। बिल्कुल। और जनाब वो मैं तौसा शरीफ जो है, जो इनका मेन जो इनका बुज़दार साहब का, वो 4 से 5 माह असिस्टेंट कमिश्नर लगा रहा है। उसके बाद रिशफल चेंज। अच्छा जी, डीजी खान के अंदर 60 कमिश्नर 40 महीनों में, और 40 और एवरेज बनती है 4 मंथ। अब एक डीजी के नीचे 40 महकमे हैं, वो कितनी वो आएगा, वो 4 महीनों में चीजें लोगों के चेहरे शनासी, ये सारी चीजें होते होते कितनी देर लगती है, उतनी देर में वो चेंज हो जाता है। यानी ये उनसे मालूमात और रिजल्ट जो है वो पूरी डिग्री के दौरान ये चाहते हैं, लेकिन वक्त एक सेमेस्टर से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। तो अकबर, आप इस केस का तस्करा कर रहे थे हैदर अशरफ का। हाँ जी सर, वो भी, लेकिन एक छोटी सी बात मुझे उससे पहले याद आ गई। एक जब ये बुरी हुकूमत आई पंजाब में, तो यहाँ पे डॉक्टर हैदर अशरफ की जगह पे उन्होंने एक और
डीआईजी लगाई, यहाँ पे उनका नाम है राना शहजाद अकबर। राना शहजाद साहब चूंकि मैं बड़े क्लोजली उनको जानता हूँ, उनसे अच्छा ताल्लुक है, तो वो इमरान खान के डाई हार्ड फैन, और वो इस तरह से होते थे कि मतलब वो एसएसपी एडमिन थे और वो डीएसपी लीगल को बुला के ना तो उसे कहते होते थे कि इमरान खान की तारीफ आते बकायदा इस लेवल के। मतलब वो अगर नवाज शरीफ को कहते थे तो उन्हें कहते थे ओए की गल कर रहे हैं, चोरा के बारे में गल कर रहे हैं, ये मामला था। वो लग गए और ऑन मेरिट लगे, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पे सर्व कर रहे थे लाहौर के अंदर ही। अच्छा, वो इनकी गवर्नमेंट बन गई, उसके बाद भी 3 महीने वो रहे। मैं आपको सिर्फ उनका वाकया बताती हूँ, उनको हटाया क्यों। अब चूंकि उनके साथ एक बरादराना ताल्लुक है, आजकल बाय द वे उनको रेलवे के अंदर फेंका हुआ है, उससे पहले 2 साल वो बेचारे रिजर्व पूल के अंदर पड़े रहे हैं। एक लायक आदमी और इतना क्लीन आदमी कि स्क्वीकी क्लीन की उस पर बिल्कुल किसी किस्म का कोई इल्जाम है ही नहीं। चले यहाँ पे तो इल्जाम है, उस पर हम आएंगे। फोन आता है उनको जनाब, और बुजदार साहब की ख्वाहिश ये थी कि उनके पिंड का कोई बंदा है वो रिजर्व पुलिस के अंदर है, उन्होंने कट के ना ते ऑपरेशन के बीच सिपाही उस बंदे ने आगे से वो डीआईजी ऑपरेशन से उसने कहा सर देख लेते हैं, प्रोसेस फॉलो कर लेंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा। अब ये तो नहीं था उसने कहना कि आप उन्हें कर देना सर, मैं यही तरीका होता है आगे बताने का। लेकिन वो चूंकि बुजदार साहब तब सीख रहे थे, उन्हें पता ही नहीं था कि ये जवाब होता है आगे से अफसरों का। उन्होंने उठा के उस बंदे को ऐसा खुड्डे लाइन लगाया कि आज तक ना उसको हवाले कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के, और ना यहाँ पे पकड़ के बैठे हुए हैं, और इधर रेलवे पुलिस के अंदर जो है ना रोला हुआ है। डॉक्टर साहब पे आ जाते हैं जनाब। डॉक्टर साहब मतलब वो बंदे हैं कि मॉल टाउन हुआ था, मॉल टाउन के बाद कोई बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं था लाहौर। पुलिस तकरीबन रिवोल्ट पे आई हुई थी उस वक्त कि जरा ये तो शायद हमें इस वक्त जो है ना ये स्केपगोट कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके मैंने खुद उस वक्त रिपोर्ट किया, इनकी पुलिस एसोसिएशन जो है, क्या पुलिस कार्डर की जो है, ये मीटिंग्स करते होते थे रॉबर्ट्स क्लब के अंदर कि जनाब अगर इन्होंने ये किया, इन्होंने बलि का बकरा बनाने की कोशिश की, तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो उस वक्त डॉक्टर साहब ने ये जो है कबूल की जिम्मेदारी, और बड़े अच्छे तरीके से उसने, मतलब मैं ये नहीं जानता कि वो करप्ट है कि, मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि अगर करप्ट है तो साबित करें वो करप्ट है। जिन 3 लोगों के ऊपर इल्जाम है, वो बाकी 2 तो अभी भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। उनमें से एक बंदा तो जेन्युइनली वो है, मैं नाम नहीं लूंगा, एक बंदे वो हैं जो 3 बंदों पे इल्जाम आया ना, जिसमें डॉक्टर हैदर अशरफ है, एक और सीसीपी होते हैं, और एक और एसपी साहब थे उस वक्त, जो अभी डीआईजी झूठे ले रहे हैं, वो डीआईजी शिप के वो यहाँ पे बैठे हुए आराम से। सबसे बड़ा इल्जाम उनके ऊपर, उनको एसपी प्रॉपर्टी कहते हैं लाहौर के अंदर। इतनी प्रॉपर्टी है उनकी हर जगह पे, और हर कब्जा माफिया के साथ उनका ताल्लुक है, और हर दूसरा जो जुआ करवा रहा है वहां से भी पैसे पूछे ले लेते हैं, सब मामला उनका वो खुला डुला। आप ये समझने वालों को समझ आ जाएगी बात भी किसकी हो रही है, इतना आम नाम। यार उनको क्यों नहीं पकड़ा अभी तक? वो तो यहीं पे बैठे हुए हैं ना। उनकी अभी तक इंक्वायरी लगी हुई है, वो इन्वेस्टिगेशन में भी तब्दील नहीं हुई। फिर उसके बाद जाके रेफरेंस आना है, फिर वो रेफरेंस का ट्रायल होना है, फिर जाके कहीं पे साबित करना है आप। और यहाँ पे तो अभी इंक्वायरी पूरी नहीं हुई। एक बंदा एक्स पाकिस्तान लीव पे यहाँ से गया है, वहां पे जाके उसकी लीव खत्म होती है, वो अपनी बेटी का, उसके हेड में ग्रोथ है, उसका इलाज करवाना है, और उसने कहा 1 महीना दे दो यार, वापस आ रहा हूँ। और मेरी जो उनके कुछ करीबी लोगों से बात हुई है, वो ये कह ही नहीं रहे कि मैं वापस नहीं आता। उन्होंने सिर्फ अपनी छुट्टी में कुछ दिन की मोहलत मांगी थी। जी जी, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, इसने बदलाखोरी और कुछ भी नहीं है। और उनका साथ भी किसी ने नहीं दिया। यहाँ पे मैं उनके एक बैचमेट है, 2 बैचमेट से मेरी बात हुई है, मतलब सर ये क्या मामला चल रहा है, कहते ऐसी मरना कि तो किसी ने पता चल जाती, उधर गल कर रहे हैं, पीछे पे आ जाएंगे। आप जो विंडिक्टिवनेस की बात कर रहे थे, आपको लगता है कि उन्हें इस बात की सजा शायद दी गई है कि वो शहबाज शरीफ के दौर में सबसे ज्यादा अरसा लाहौर में तैनात रहे? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। पंजाब पुलिस, पंजाब नहीं मैं लाहौर पुलिस की बात करूंगा। लाहौर पुलिस ऑपरेट कर रही थी 1947 के बाद से लेके 2014 तक उसी तरह से एक ही पैटर्न के ऊपर। ये पुलिस मॉडर्नाइज उस बंदे के दौर में हुई है। मेरा कोई जाती ताल्लुक उनके साथ नहीं है, प्रोफेशनल ताल्लुक था, जो है उसकी तारीफ करनी चाहिए, और फिर वो ऑन रिकॉर्ड है। मैं अगर उसके अंदर कुछ ऐड करना चाहूँ तो मैं कर नहीं सकता। पुलिस अफसरान को और उनकी करप्शन को या उनके कारनामों को मेरा ख्याल है क्राइम रिपोर्टर से बेहतर कोई नहीं जानता। अच्छा, आप इतनी अच्छी शोहरत के बंदे हैं कि आप लाहौर के किसी क्राइम रिपोर्टर से पूछ लें, मेरा नहीं ख्याल कि एनीवन वुड टॉक इल अबाउट हिम। हाँ, ये जरूर कोई कहेगा कि यार पता नहीं, हो सकता करप्शन की है, बिल्कुल हो सकता है, मैं भी ये कह रहा हूँ, हो सकता है, मुझे नहीं पता की है कि नहीं की। अपेरेंटली तो किसी का भी पता नहीं चलता, सभी ईमानदार लग रहे होते हैं। लेकिन बात ये है कि जब साबित तो करें यार आप उस मामले को। अच्छा, ये तो बेसिस नहीं ना बनाई, ये तो मुद्दा ही नहीं बनाया कि भाई आपने करप्शन किया तो आपको नौकरी से निकाल दिया। मुद्दा तो ये बनाया कि 2 दिन में कनाडा से यहाँ पे पहुंच जाओ। भाई 2 दिन में तो पहले कोरोना टेस्ट उसने वहां पे करवाना है, उधर लॉकडाउन लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, टिकट करवानी, सारा कुछ। यार वो 15 दिन नहीं दे रहे उसको, और ये अनप्रेसिडेंटेड है हिस्ट्री के अंदर कि किसी को। बात कमिंग बैक टू द पॉइंट, मसला सिर्फ वही है, एक बंदा जिसने बड़ा जबरदस्त यहाँ पे परफॉर्म किया था, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, कोई इस चीज से इख्तलाफ नहीं करेगा। एटलीस्ट कोई क्राइम रिपोर्टर यहाँ पे इख्तलाफ नहीं करेगा लाहौर के अंदर जो पुलिस को जानता है। और फिर जितने इस वक्त मॉडर्नाइज हुई है पुलिस,
लाहौर के अंदर ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट आप ले लीजिए, डॉल्फिन फोर्स ले लें, आप पीरो फोर्स ले लें, आप उसके बाद एंटी राइट फोर्स ले लें। एंटी राइट फोर्स नहीं थी यहाँ पे लाहौर के अंदर। ये मॉडल टाउन के बाद उनको ख्याल आया कि यार एक प्रॉपर ट्रेन्ड एंटी राइट फोर्स होनी चाहिए, क्रेडिट गोज टू दैट पर्सन। वहां एक बंदे ने सही, जिन्हें कम की इतने टगा के उसको उठा के इन्होंने, पता नहीं क्या, मतलब समझ से ही बाहर है, बिल्कुल समझ से बाहर है, और इंतहा की ज्यादती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अगली बात ये है कि वही जावेद साहब वाली बात, वो सिविल ब्यूरोक्रेसी अपनी जगह पे, यहाँ पे ये पुलिस, ये भी ब्यूरोक्रेट्स ही है, कोई काम करने को तैयार नहीं है सर इस तरह के मामला के अंदर, और गिले करते हैं कि हमारे साथ चलता कोई नहीं। दूसरी तरफ जो लोग मॉडल टाउन में इन्वॉल्व थे, पुलिस अफसरान या श्रीलंकन पुलिस पर हमले में जिनके नाम आए थे, जिनके बारे में अदालत की जो रूलिंग्स थी कि उनको कोई पोस्टिंग ना दी जाए, उन्हें बड़े बड़े ओहदे दिए जा रहे हैं। मेरी भी जाती तौर पर जावेद साहब, जब ब्यूरोक्रेसी के लोगों से बात होती है ऑफ द रिकॉर्ड, तो जो शिकायत बुनियादी तौर पर उनकी सामने आती है, जिसकी तरफ अकबर ने इशारा किया कि वो एक अनरिटन जो है उन्होंने काम छोड़ा हुआ है, वो ये कहते हैं कि हमसे ऐसी ऐसी डिमांड्स होती हैं कि हम अगर उस हद तक चले जाएं हुकूमत के कहने पे या वज़रा के कहने पे, तो ये सारे तो निकल जाएंगे, बाद में हम फंस जाएंगे। और जो उन्होंने अपने कॉलीग्स का हाल देखा है, वो अब ये रिस्क लेने को तैयार नहीं है। तो आप आखिर में अगर ये बताएं कि इमरान खान साहब वज़रा में तो तारीफी सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, एक वो पॉजिटिव परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक वो जो नीचे टियर है जिसने एक्चुअली डिलीवर करना है, उनको कॉन्फिडेंस नहीं देंगे और उस स्ट्रक्चर को ठीक नहीं करेंगे, तो ये मसला हल कैसे होगा? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि नीचे वाले टियर्स, अच्छा, जो एक इसके अंदर एक और मसला भी है, वो जो सीएसएस से जाते हैं, जो पीएमएस से उधर से जा रही हैं, उनके अंदर भी एक टसल सी हुई है, वो भी परेशान है, वो भी मतलब उनकी अफसरान के आपस में रंजिश है, और ऊपर से जो इनको ऑर्डर्स आ रही हैं, वो खौफ बड़ा बुरी तरीके से वहां फैला हुआ है। ये चीजें जो हैं वो बाद में जब अनफोल्ड होंगी तो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की सिचुएशन होगी कि ये क्या हुआ, क्या बना, क्या ये सुर्ख फीते लगे कैसे। बिल्कुल सही। तो आज जो सिलसिला है वो यहीं खत्म करते हैं। मेरा ख्याल है इसमें जो हमारे देखने वाले हैं उनको बहुत से इशारे मिले होंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि गुफ्तगू हम आइंदा भी जारी रखें। अकबर बाजवा आपका, जावेद साहब आपका और हमारे देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया।